हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मोशन का जो कॉज होता है, कॉज ऑफ मोशन या यूं कहिए फोर्स, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से देखा। उसके बाद मोशन की जो थ्योरी है अरस्तु ने दी और गैलीलियो ने दी, वो हमने ब्रीफ में सारी थ्योरीज देखी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉ दिए थे। आज हम तीनों लॉ को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और डिटेल में करेंगे, और यही स्टडी आपके क्लास 11th के लिए भी बहुत उपयोगी होगी। तो ध्यान से देखो, न्यूटन ने जो पहला नियम दिया वो दिया कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पे पड़ा है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। गैलीलियो ने कहा कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करेगा। ये इनकी नेचुरल स्टेट थी। न्यूटन ने कहा नहीं, ऑब्जेक्ट यदि इनिशियली रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, इनिशियली यदि वह यूनिफॉर्म मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगा। रेस्ट से मोशन में लाना, मोशन से रेस्ट में लाना, यानी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कराना है तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय फोर्सेज इम्प्रेस्ड अपॉन इट। ओके, अब इस जो लॉ है इसका थोड़ा सा जो नया वर्जन है, ये तो उनका ओरिजिनल वर्जन था, थोड़ा सा जो नया वर्जन है उसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए। वो क्या है? ए बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। तो एक नई टर्म, जैसे यहां तो था कि फोर्सेज इंप्रेस्ड अपॉन इट, बाद में आया कि फोर्सेज तो यदि बैलेंस हो जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मोशन पे। यदि फोर्सेज बैलेंस फोर्सेज हो गए तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहा कि नहीं, फोर्सेज तो हो एक्सटर्नल, परंतु वो अनबैलेंस्ड फोर्सेज हो। तो न्यूटन्स का जो ये पहला नियम है, ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन देख ली कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट यानी उसकी इनिशियल स्टेट को जो चेंज करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये केवल इतनी परिभाषा ही नहीं है, इसका बहुत गहरे अर्थ है। न्यूटन के जो तीनों नियम हैं, इनकी डेफिनेशन एक अलग चीज है, परंतु उनको यदि डिटेल में पढ़ते हो तो इनके बहुत गहरे नियम, बहुत गहरे अर्थ है इनके। अब आप इन अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। न्यूटन का जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है, ये 2 बातों पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। नंबर 1, ये कहता है कि ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन में रहना चाहता है, यानी प्रत्येक ऑब्जेक्ट की, प्रत्येक इस यूनिवर्स में प्रत्येक मैटर की ये प्रॉपर्टी है कि वह अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, उस स्टेट में चेंज ही नहीं करना चाहता। नेचुरली तो वो चेंज करना ही नहीं चाहता है। और ये जो प्रॉपर्टी है किसी मैटर की जो अपने चेंज को रेजिस्ट करे, ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। इसलिए न्यूटन ने जो लॉ दिया, तो पहले लॉ का दूसरा नाम जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। चाहे तो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहिए, और यदि आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं तो वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ही है। यानी फर्स्ट लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जान सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी इन्होंने दी कि इस पूरी डेफिनेशन से निकल के आती है कि इनर्शिया, यानी प्रत्येक मैटर में एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है इनर्शिया की प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है? ठीक है, और इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? कल हमने इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ी थी। इनर्शिया की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी या क्वालिटी ऑफ मैटर दैट कीप्स ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इफ इट इज इन एट रेस्ट एंड कीप्स इट मूविंग इफ इट इज मूविंग। यानी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
तो मूव करेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में करेगा। इस तरह की जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है उसकी इनर्शिया है, उसकी इनर्शिया प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की ये एक प्रॉपर्टी है। अब ये इनर्शिया की डेफिनेशन हो गई और ये हो गया कि भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ में से इनर्शिया जो टर्म है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इनर्शिया के बारे में और डिटेल में थोड़ी सी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है दूसरी टर्म है फोर्स। न्यूटन ने कहा कि इनिशियल स्टेट को यदि चेंज करना है किसी बॉडी की, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है चाहे वो रेस्ट में है, इनिशियल स्टेट को यदि चेंज करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी टर्म फोर्स क्या है, फोर्स का भी हमने फोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स जो हमने पहला वीडियो देखा था उसके अंदर डिटेल में पढ़ा है। पर न्यूटन ने इस फोर्स पे देखा जाए तो न्यूटन ने इस फोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा अपने आप को फोकस किया। उन्होंने फोर्स के अंदर ये अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एक से अधिक फोर्स लगते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से अधिक फोर्स लगते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये हमने फोर्स के जो टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर स्टडी कर लिया है। परंतु ये जो टर्म आई है ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें दो बातों के बारे में स्टडी करने को बोलता है, और यदि हम इसके आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे तो हमें इन दो बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1 इनर्शिया और नंबर 2 फोर्स। इनर्शिया के अंदर हम पढ़ेंगे कि इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है, इनर्शिया कितने प्रकार का होता है और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। तो अभी हमने इनर्शिया की डेफिनेशन देखी। इनर्शिया 3 प्रकार का होता है, ये भी हमने कुछ हद तक पिछले वीडियो में पढ़ा है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन तीनों के अलग अलग एग्जांपल्स भी हमने देख रखे हैं। आज हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। और इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसके ऊपर इनर्शिया डिपेंड करता है। एक ऑब्जेक्ट यदि हैवियर है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और एक ऑब्जेक्ट यदि लाइटर है या हल्का है तो उसका इनर्शिया कम होगा। कई दफे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक लोहे की बॉल है और एक रबर की बॉल है, दोनों के शेप साइज सारे समान हैं, तो बताओ इनर्शिया किसका ज्यादा है। नो डाउट यदि उनकी जो है शेप साइज सारी समान है तो रबर की बॉल हल्की होगी, लोहे की बॉल भारी होगी, तो लोहे का बॉल का इनर्शिया ज्यादा हुआ। ये इनर्शिया के बारे में है। और इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट डायरेक्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इन तीनों के एग्जांपल्स हम कुछ ले लेते हैं। इसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर जाएंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दो चीजों के बारे में हमें बहुत डिटेल से स्टडी करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 इनर्शिया। फोर्स की स्टडी हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, उसमें कर ली थी, जिसमें हमने फोर्स की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी, इफेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स भी पढ़ लिए थे, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन वो भी पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ फोर्स में हमने कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स की भी स्टडी हमने कर ली थी। और नेट फोर्स, यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से अधिक फोर्स लगते हैं तो नेट फोर्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, ये सारी की सारी स्टडी हम कर चुके हैं। आज बात आती है इनर्शिया की, जिसमें इनर्शिया की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, ये हम जान चुके हैं। और टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो हमने कहा था कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया में 3 तरह के इनर्शिया होते हैं। हाँ बच्चों, फोर्स की जब हमने बात की थी पिछले वीडियो में, तब हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वह पुश और पुल टाइप का होता है, और फोर्स के इफेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में फोर्स जो एंट्री अपनी करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो फोर्स की एंट्री होती है, तो वो फोर्स क्या कहता है, वो फोर्स हमें ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन, जिसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, उसकी यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करता है फोर्स।
और बच्चों जब वेलोसिटी में चेंज किया जाता है तो उत्पन्न होता है एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में चेंज करते हैं तो उत्पन्न होता है एक्सीलरेशन। अब कितना वेलोसिटी में चेंज करने से कितना एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा, फोर्स का उसमें क्या रोल रहेगा, ये सारी की सारी डिटेल जो है न्यूटन अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन फोर्स के बारे में केवल इतना बताता है कि वेलोसिटी चेंज करने के लिए हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, यानी नेट फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें एक नेट फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। बिना नेट फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद अपन देखते हैं इनर्शिया। इनर्शिया के तीन तरह का हमने देखा था, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये हमने तीनों पढ़े थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, आज कुछ एग्जांपल्स हम और वापस रिवाइज कर लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ एग्जांपल्स, जब हम एक बस में खड़े हैं, बस स्टेशनरी है, बस एट रेस्ट है, जैसे ही बस एकदम से रवाना होती है तो हमारे जो पैर बस के साथ में है टच किए हुए हैं, वो पैर तो बस की स्पीड के साथ अपने आप को आगे ले जाने को करते हैं, परंतु हमारा जो ऊपर का पोर्शन है ये स्टेशनरी है और स्टेशनरी रहना चाहता है, रेस्ट पे रहना चाहता है, तो ये अपनी जगह वही रहता है। तो बस यानी पैर तो हमारे आगे चले जाते हैं, ये पोर्शन वही रहता है। हमें महसूस क्या होता है, हमें महसूस होता है कि हम पीछे की ओर गिर रहे हैं। ये कारण क्या है, ये हमारी बॉडी के इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कारण हो रहा है। दूसरा है एक एक्सपेरिमेंट, आप लोगों ने बच्चों जो है सुन भी रखा होगा कि एक हम गिलास लेते हैं, उसके ऊपर एक पोस्ट कार्ड रख देते हैं और उसके ऊपर एक कॉइन रख देते हैं, फिर हम फास्ट स्पीड से फ्लिक करते हैं तो पोस्ट कार्ड तो आगे निकल जाता है और कॉइन जो है उसके अंदर गिर जाता है। बच्चों ये एक्सपेरिमेंट जो न्यूटन ने दिया था वो भी क्या कह के दिया कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी कॉइन रेस्ट पे था, हमने मोशन किसको दी है, केवल कार्ड को, तो कार्ड हमने मोशन कर ली परंतु कॉइन ने मोशन नहीं की। ठीक है, ये छोटी क्लास के लिए एक्सपेरिमेंट ठीक है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे इसमें भी बहुत से चेंजेस होंगे कि उसमें ये भी सिद्ध होगा कि नहीं वो कॉइन भी साथ में चलता है। और आप देख भी सकते हो यदि आप धीरे से कार्ड को क्लिक करते हो तो वो कॉइन भी कार्ड के साथ चल जाता है, परंतु यहां हम बात कर रहे हैं तेज गति से एकदम फास्ट यदि आप कार्ड को क्लिक करते हो तो वो कार्ड तो आगे चला जाता है, कॉइन जो है ग्लास के अंदर गिर जाता है। ये भी एग्जाम्पल है इनर्शिया का कि वह कॉइन जो है रेस्ट पे था और वह रेस्ट में रहना चाहता है। इसके बाद में डस्टिंग बेड, यानी हम कोई बेड है इसके ऊपर जोर से मारते हैं, डस्ट करते हैं, या एक चद्दर है, कंबल है, उसको जो है जोर से झटकते हैं तो कंबल जो है वो तो मोशन में आ गया, परंतु उसके ऊपर जो रेस्ट पार्टिकल लगे हुए थे वो रेस्ट में थे, वो रेस्ट में रहते हैं, इसलिए वो अपनी जगह कंबल से हट जाते हैं, यानी कंबल तो पीछे चली जाती है, डस्टिंग पार्टिकल वही रह जाते हैं। तो वो उन दोनों को अलग अलग हो जाना भी इनर्शिया है। क्यों इनर्शिया क्या है, डस्ट पार्टिकल का इनर्शिया है कि वो रेस्ट में थे, रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। एक जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक टेबल है, टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है, उसके ऊपर कुछ बर्तन पड़े हैं, आप टेबल क्लॉथ को एकदम से जोर से खींच लीजिए तो टेबल क्लॉथ तो खींच के आपके हाथ में आ जाएगा, उसको तो आपने फोर्स लगा के मोशन दी और वो तो आ जाएगा, परंतु जो बर्तन है वो बर्तन उस टेबल पे रह जाएंगे। क्यों, कि बर्तन तो जो है रेस्ट पे थे और वो रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए उसने बर्तनों ने जो है अपनी मूवमेंट दी की, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डिसेंट। एक जैसे आप एग्जांपल और ले लीजिए कि कई दफे बच्चों एक बैंडेज हम अपने हाथ के ऊपर लगा देते हैं, बैंडेज लगाते हैं हाथ पे और फिर उसको जब उतारते हैं तो धीरे धीरे जब उतारते हैं तो एक अलग फीलिंग होती है, और हम एकदम से जब उसको उतार देते हैं झटके से तो आप लोगों ने महसूस किया होगा अलग फीलिंग होती है। उस समय चमड़ी जो है ज्यादा नहीं उतरती है, क्यों कि जो हमारी स्किन है वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहना चाहती है, हम मोशन केवल उस बैंडेड को देते हैं तो वो बैंडेड तो एकदम से हट जाती है पर स्किन वहीं रह जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी आपकी डेली लाइफ में खूब सारे एग्जांपल्स होते हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स की यदि हम बात करें तो फॉरवर्ड फॉल,
हम एक कार में जा रहे हैं तो हमारी कार की जो मोशन है उसके साथ हमने अपने आप को जो है एडजस्ट कर लिया है, हम भी मोशन में जा रहे हैं। जब एकदम किसी दीवार से टकराती है कार तो एकदम से रुक गई, परंतु हम तो मोशन में थे, तो हम मोशन में रहते हैं और हम आगे जाके कार के आगे जो है जो बोर्ड है उसके ऊपर हम जाके हमारे चोट लग जाती है सिर के। तो ये इसलिए हम सीट बेल्ट लगाते हैं ताकि जब भी कार एकदम से रुक जाए तो हम यदि आगे गिरना भी चाहें तो सीट बेल्ट हमें रोक ले। एक एथलीट होता है, आप लोग तो सारे खेलकूद के जो है सारे माहिर हो, एक एथलीट को जब एक लॉन्ग जंप लगाना होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा दूरी पे मैं भागूं, तो वो पीछे से भागता हुआ आता है, कुछ देर के लिए वो एक शॉर्ट रन लेता है और शॉर्ट रन लेने के बाद में वो जंप करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब वो तेज गति से दौड़ता हुआ आता है, जो एक शॉर्ट रन वो लेता है, उस समय वो अपने अंदर एक मोशन इकट्ठी कर लेता है, यानी वो मोशन में आ जाता है। और फिर जब वो जंप करता है तो वो वही मोशन उसको और आगे ले जाती है। यदि वो वहीं खड़ा खड़ा एकदम से जंप करेगा तो उसका जंप उतना लंबा नहीं होगा जितना वो दौड़ के आता है, क्योंकि वो मोशन में है और मोशन में रहना चाहता है। उसमें मोशन जो है ऑलरेडी वो अपना एक्वायर कर चुका होता है। अब जैसे मान लीजिए जब स्पेस में मैन जाता है तो वहां ग्रेविटी होती नहीं है, तो उस आदमी को रोकने के लिए कुछ होता नहीं, मतलब उसको फोर्स लगता नहीं है कि उसको रोक सके। अर्थ पे तो हम ग्रेविटी के कारण एक स्टेबल पोजीशन में रहते हैं, वहां ग्रेविटी नहीं है, तो मैन जो है स्पेस के अंदर एक बार थोड़ा सा मोशन में आ गया तो वो मोशन में चलता ही रहता है। फिर उसको रोकने का उसके पास में दूसरा साधन नहीं, इसलिए वो अपने आप को कुछ बांध के रखते हैं या कुछ एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक फुटबॉल का खिलाड़ी है, खेलते खेलते मान लीजिए एकदम से वो नीचे गिर गया, टैकल हो गया, गिर गया तो उसका सिर जो है जमीन पे लगा। अब सिर के हमारे जैसे हम दो भाग करते हैं, एक तो जो है ऊपर की ये जो स्कल है, जो ये हड्डी का पूरा सा एक स्कल है जो ढांचा है, एक इसके अंदर हमारे जो है सारा का सारा ब्रेन है। तो जैसे ही तेज गति से वो आता हुआ गिरता है और उसका सिर जमीन से टकराता है, तो जमीन से टकराते ही उसका जो स्कल है, जो खोपड़ी है, वो तो रुक जाती है, परंतु उसका जो ब्रेन है अंदर का वो तो मोशन में था, वो तो रुकेगा नहीं। तो वो जोर से स्कल के टकराता है, खोपड़ी के टकराता है, और जब ब्रेन जोर से स्कल के टकराता है तो ब्रेन को चोट पहुंचती है, तो ब्रेन को नुकसान हो जाता है। तो ये भी एग्जांपल है इनर्शिया का और इनर्शिया ऑफ मोशन का, कि ब्रेन तो मोशन में था, स्कल एकदम से रुक गई और ब्रेन रुका नहीं, और ब्रेन ने जो है स्कल पे अपने चोट, और ब्रेन जो है स्कल से टकराने के कारण चोटिल हो गया। अब जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल के हमने पेडल लगा रहे हैं, फिर हमने पेडल को मारना बंद कर दिया। जब हम पेडलिंग बंद कर देते हैं तो भी साइकिल चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? साइकिल इसलिए चलती रहती है कि उसके अंदर मोशन आ चुकी है, वो तो रुकती है फ्रिक्शन के कारण, रोड की फ्रिक्शन के कारण। यदि रोड की फ्रिक्शन नहीं हो तो वो तो कभी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। तो ये इनर्शिया है साइकिल का कि वह मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। एक एग्जांपल गैलीलियो ने और किया था कि एक आप इंक्लाइन प्लेन ले लीजिए, और दिया था कि एक आप जो है इंक्लाइन प्लेन ले लीजिए, ठीक है ना, और यहां पे आप एक छोटा सा कोई बॉल छोड़िए, ये अपने आप नीचे जो आएगा, और ये इंक्लाइन प्लेन वापस इसी तरीके का था, ये यूं चलता हुआ आएगा और ये ऊपर जाएगा। कितनी हाइट लेगा कि जितनी हाइट से हमने इसको छोड़ा था ये उतनी ही हाइट तक वापस जाएगा, मोशन में है और मोशन में रहेगा। परंतु यदि इस इंक्लाइन प्लेन को हम धीरे धीरे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो अब ये लुढ़कता हुआ नीचे आया, रोलिंग करता हुआ नीचे आया। नीचे आने के बाद में ये वापस उस हाइट पे जाना चाहेगा जिस हाइट से इसको छोड़ा गया था। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो हाइट इसको मिल नहीं रही है, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। रुकेगा जरूरी है, वो रुकेगा इसके फ्रिक्शन के कारण। यदि ये ग्राउंड जो है फ्रिक्शन लेस है तो ये हमेशा के लिए चलता रहेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसके बाद में आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर कि जब हम किसी व्हीकल में बैठे हैं, चाहे कार वगैरह में, और वो एकदम से यू टर्न लेता है, कार एकदम से यू टर्न ले लेती है, तो हम एक
तब जो ऐसा लगता है हम फेंक दिए गए हैं। क्यों? कि हम कार के साथ में एक स्ट्रेट मोशन में एक डायरेक्शन में चल रहे थे, कार ने तो यू टर्न ले लिया, परंतु हम तो जो है अभी भी अपने उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करेंगे। क्यों? कि हमारी इनर्शिया यही कहता है कि आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उसी डायरेक्शन के अंदर आप जो है चलो, और वो एकदम से जो चेंज हो नहीं पाता है, इसलिए हमें लगता है कि एक साइड में जो है एक तरीके से फेंक दिए गए हैं। अब जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि कॉफी है कप में और आप चम्मच से उसको यूं हिला रहे हो, एक ही डायरेक्शन में हिला रहे हो, और आप कप को जो कप में से चम्मच को बाहर निकाल देते हो तो कॉफी थोड़ी देर के लिए उसी डायरेक्शन में घूमती रहती है। क्यों घूमती रहती है? डायरेक्शन ऑफ उसका जो है इनर्शिया के कारण, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। तो इस तरीके से बहुत से एग्जाम्पल्स है कि जो हमें बताते हैं कि हमारे डेली लाइफ में इनर्शिया कहाँ कहाँ हमें दिखता है। बात ये आती है कि इनर्शिया हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। यदि इनर्शिया नहीं हो तो क्या होता, इनर्शिया है तो हम सारा देख रहे हैं। यदि मान लीजिए कह दे कि इनर्शिया शब्द को हटा दिया जाए, इनर्शिया जो है धरती से यूनिवर्स से खत्म कर दिया जाए, तो क्या यूनिवर्स बच पाएगा? और हमारे डेली लाइफ में हम इस इनर्शिया के कॉन्सेप्ट के कारण कितने फायदे में रहते हैं इसके बारे में जानते हैं। हम अपने डेली लाइफ में जो देखते हैं तो इनर्शिया हमें कई जगह ऐसा लगता है कि बहुत फायदेमंद है, कई जगह लगता है कि नुकसानदायक है। तो इनर्शिया हमारे लिए गुड है या बैड है, इसके बारे में भी विचार होना चाहिए। और इनर्शिया को डेप्थ में भी देखना चाहिए कि इनर्शिया हमारे लिए कैसे गुड है और कैसे बैड है। देखो, यदि हम केवल बात साइंस की ही करते हैं तो देखो बच्चों, ये आकाश में जो रॉकेट वगैरह भेजे जाते हैं, या यूं कहिए कि मार्स मिशन की बात करते हैं हम, कि रोवर को मार्स की धरती के ऊपर उतारना है। अब यहां से उसको रवाना करना है और मार्स की धरती तक उसको पहुंचाना है, उसको उतारना है। तो यहां से जब हम उसको रवाना करेंगे तो हमें उसको फ्यूल देना पड़ेगा। क्योंकि जब से जैसे वो ऊपर जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचेगा, तो उसको ओवरकम करता हुआ हमारे अर्थ के ग्रेविटी से उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब तक उसको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर नहीं निकालेंगे, हमें फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, और फ्यूल फोर्स लगाएगा और वह आगे जाएगा। जैसे ही अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा, उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। क्यों? इनर्शिया कहता है कि अब उसको रोकने वाला कौन है बाहर। यहां तो ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उसको एक तरीके से रोकने का प्रयास करता है, परंतु वहां आगे रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर है नहीं, तो वह तो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो वहां उसके फ्यूल की जरूरत ही नहीं है। यदि हमें यह पता नहीं हो तो हम तो वहां भी फ्यूल देंगे, तो वो बिना फ्यूल आगे चलता रहेगा। परंतु उसकी आगे की डायरेक्शन चेंज करनी है कि भी ऐसे जाके आगे ऐसे मुड़ना है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय जितने फ्यूल की जरूरत पड़ेगी उतना फ्यूल यूज में आया और डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर वो सीधा अपना चलता रहेगा। ऐसे करते करते जब वह मार्स के नजदीक पहुंचता है और हमें लगता है कि अब इसकी वेलोसिटी को घटा करके और धीरे धीरे करते करते मार्स की धरती पर जब ये पहुंचे तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, ताकि यहाँ पे ये आके स्थिर हो जाए, रुक जाए। उस समय हमें वापस फ्यूल की जरूरत पड़ेगी जो उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। यानी बीच में करीबन 54.6 मिलियन किलोमीटर ऐसे आते हैं जहां हमें फ्यूल की आवश्यकता ही नहीं होती है, और बिना फ्यूल के वह मिशन हमारा कंप्लीट पूरा होता है। रोवर जो है मार्स की धरती पे लैंड कर जाता है। यदि हमें इनर्शिया का नॉलेज नहीं होता तो हम तो बहुत ज्यादा फ्यूल डालते। फ्यूल ज्यादा डालने से मार्स की ये जो मिशन में जो हमारा काम आने वाले जो रॉकेट वगैरह है, इनकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि इतनी टंकी बड़ी बनानी पड़ती है फ्यूल की। वरना हमें जितना फ्यूल चाहिए उतना ही हम उसकी साइज रखेंगे, तो साइज की भी एक तरीके से छोटा साइज हो जाएगा, तो उसकी कॉस्ट भी छोटी कम हो जाएगी। यानी इनर्शिया हमारे लिए कितना फायदेमंद है। एक स्पेस का जो कोई भी कार्यक्रम है उसके अंदर किसी जो है रॉकेट को या किसी स्पेस क्राफ्ट को ऊपर भेजने के लिए हमें फ्यूल की बहुत बचत करनी इस इनर्शिया के कॉन्सेप्ट के कारण होती है। फ्यूल की बचत के साथ साथ उसकी साइज की भी जो है हम
साइज भी तय कर लेते हैं कि हमें इतना फ्यूल चाहिए तो इसके हिसाब से इतनी साइज होनी चाहिए, और साइज के कारण उसकी कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अब जैसे मान लीजिए, आप ले लीजिए कि ये पूरा यूनिवर्स जो है, पूरा यूनिवर्स जो है वो आप जो बंधा हुआ है आपस में, और सब अपनी अपनी एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर है, और सब अपना अपना जो काम कर रहे हैं, ये केवल लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण सारा का सारा यूनिवर्स आपस में बंधा हुआ है। यदि हमारे पास में एक स्विच हो और हम उस स्विच को दबाएं और टोटल यूनिवर्स का इनर्शिया खत्म कर दिया जाए, यानी ये टेंडेंसी मैटर की खत्म कर दें कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन में जैसी है ठीक है, वो पोजीशन चेंज करने में रेजिस्ट करना चाहे, रेजिस्ट ना करे, यदि इस तरह काम कुछ कर लें, यानी इनर्शिया खत्म कर दें, तो यूनिवर्स पूरा का पूरा बिखर जाएगा। ये यूनिवर्स बंधा हुआ ही इस इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण। और इनर्शिया का जो ये गुण है मैटर का, ये केवल फिजिक्स का ही टॉपिक नहीं है, फिजिकली नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ में हमारे दिमाग से भी जुड़ा हुआ है। हमारा ये एक तरीके से स्पिरिचुअल टॉपिक भी है। ये आदमी के दिमाग की पूरी संरचना जो देखे जाए ना, तो इसके अंदर इनर्शिया का बहुत बड़ा रोल है। हम अपनी कुछ आदतें इनर्शिया के कारण बहुत अच्छी कर लेते हैं, और कुछ आदतें इनर्शिया के कारण बहुत खराब कर लेते हैं। अब जैसे अच्छी आदतों की बात करते हैं कि जैसे एक बच्चे ने दिमाग में ले लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, उसके दिमाग में फिक्स कर लिया कि मुझे करना है, और वो उसके अपना इनर्शिया लगा के बैठ गया वो तो कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए वो बहुत मेहनत करेगा और अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस लेगा, अलग अलग किताबें पढ़ेगा, अलग अलग जो है पढ़ाई के और भी जितने भी साधन है उनका उपयोग करेगा, क्योंकि उसने दिमाग में बस एक फिक्स कर लिया है कि मुझे तो इंजीनियर बनना ही है और कुछ नहीं, कोई चेंज ही नहीं करना, दिमाग का माइंड सेट ही चेंज ही नहीं करना है, फिक्स कर ले, तो वो अपने उसमें सफल हो जाता है। बैड हैबिट में छोटी सी हम देख लेते हैं क्लास के अंदर भी, कि एक बच्चा आके कहता है सर ये मेरे टेबल पे आज आके बैठ गया, अरे क्या हो गया, परंतु उसने अपना माइंड सेट ऐसा कर लिया कि ये टेबल मेरी है, मुझे यहाँ बैठना है, उसने अपना दिमाग वहीं फिक्स कर लिया, तो वही तरीके से वो बच्चे लड़ने लग जाते हैं, ये बैड हैबिट हो गई। इसके अलावा सबसे बैड हैबिट के अंदर इनर्शिया की क्या आती है, डिसीजन मेकिंग में। जब जीवन में आप कोई अपना डिसीजन मेकिंग करते हो, तो उस समय आप जो भी थॉट्स लेते हो या जो भी अपना माइंड सेट का उपयोग करते हो, वो आपका पुराना माइंड सेट जैसा है उसी का उपयोग करते हो, यानी वो एक तरीके से इनर्शिया में जो माइंड सेट जो है उसका उपयोग करते हो। आप चेंज को स्वीकार करना नहीं चाहते, और आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी किसी को कहो कि ये ऐसा नहीं ऐसा चेंज करते हैं, तो वो कहता नहीं मुझे चेंज नहीं करना है, ये उसके दिमाग का एक माइंड सेट हो गया है, वो उसकी बैड हैबिट में आ जाता है। तो ओवरऑल बच्चों, ये तो चलो ज्ञान की बात हो गई, ओवरऑल फिजिक्स के अंदर हमारा यूनिवर्स भी इनर्शिया के कारण टिका हुआ है, हमारा सारा स्पेस प्रोग्राम जो है ये भी इनर्शिया के कारण ही हमें फायदेमंद रहता है, वरना ये बहुत भी महंगा या नुकसान वाला काम हो जाता। ओवरऑल इनर्शिया ना गुड है ना बैड, इनर्शिया न्यूट्रल है, और इनर्शिया जो न्यूट्रल है इसका उपयोग कैसे किया जाए, गुड में या बैड में, ये डिपेंड हम पे करता है। और इनर्शिया को ओवरटेक करने के लिए या इनर्शिया को हटाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। वो फोर्स अनबैलेंस्ड होना चाहिए। अनबैलेंस्ड का मतलब नेट फोर्स कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपने एक फोर्स इधर लगा लिया एक फोर्स इधर लगा लिया, नेट फोर्स जीरो हो गया, इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट एक डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स की बात करें चाहे वो हमारे माइंड सेट की बात करें। जब तक एक डायरेक्शन में हमें कुछ नेट फोर्स नहीं मिलेगा, जब तक हमारा इनर्शिया जो है वो नहीं टूटेगा, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड की बात करें चाहे वो हमारे माइंड सेट की बात करें। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन।